हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं का परिचय प्राप्त करेंगे। तृतीय वर्ष कला हिंदी सामान्य 3 इस विषय के अंतर्गत बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा का अंश दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में एक अत्यंत लोकप्रिय और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में हालावाद नामक काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में बच्चन जी को याद किया जाता है। हिंदी काव्य साहित्य को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो बच्चन जी का मूल लेखन काव्य के रूप में हुआ है, किंतु उन्होंने कुछ गद्य साहित्य भी लिखा है। इस गद्य साहित्य के अंतर्गत विशेष लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है उनकी आत्मकथा। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा का लेखन 4 भागों में किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक। इन 4 भागों में बच्चन जी ने अपने संपूर्ण जीवन का अंकन किया है। अर्थात इनमें से पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। यह 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उस समय वह अत्यंत लोकप्रिय भी रहा है। हिंदी आत्मकथा साहित्य को लोकप्रिय बनवाने में बच्चन जी की यह आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसी कारण इसे सर्वाधिक लोकप्रिय आत्मकथा माना जाता है। इस आत्मकथा में बच्चन जी ने अपने प्रारंभिक जीवन, बचपन और युवावस्था की विभिन्न घटनाओं का अत्यंत मार्मिक अंकन किया है। बच्चन जी की यह विशेषता रही है कि वे अपने जीवन की घटनाओं का अंकन अत्यंत वास्तविकता और ईमानदारी के साथ करते हैं। उन्होंने कहीं भी लुकाव छिपाव नहीं किया है, मतलब अपने दोषों को भी उन्होंने पूरी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। इसी कारण यह आत्मकथा उनके शुरुआती जीवन का कच्चा चिट्ठा भी कहा जा सकता है। हमारे पाठ्यक्रम में जो आत्मकथांश दिया गया है, इस आत्मकथांश को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, कायस्थ पाठशाला का बच्चन जी के जीवन में योगदान। 2, बच्चन जी की शिक्षा। 3, बच्चन जी की साहित्य लेखन प्रक्रिया। 4, बच्चन जी के संबंध में गांधी जी के पास की गई शिकायत। और 5वां, बच्चन जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर कुछ संदेश या सलाह दी है। सबसे पहले बच्चन जी ने अपने जीवन में अपनी पाठशाला के योगदान को व्यक्त किया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी पाठशाला का योगदान निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में या आगे जाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में पाठशाला का योगदान निसंदेह महत्वपूर्ण रहता है। बच्चन जी के जीवन में भी उनकी कायस्थ पाठशाला का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है और इसे वे स्वीकार भी करते हैं। बच्चन जी की यह कायस्थ पाठशाला केवल किताबी ज्ञान की ओर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ अपने छात्र के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की ओर भी व्यापक मात्रा में ध्यान देती थी। इसी कारण किताबी ज्ञान तो चलता ही रहता था, लेकिन इसके साथ साथ सप्ताह में 3 दिन ड्रिल अर्थात कवायद होती थी, जिसके द्वारा छात्रों के शारीरिक विकास पर बल दिया जाता था। तो 3 दिन
संगीत साधना होती थी, जिसके माध्यम से छात्रों के मानसिक विकास पर भी बल दिया जाता था। इसका मतलब बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही प्रकार के विकास में उनकी पाठशाला महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक प्रकार से छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उनकी पाठशाला हमेशा प्रयत्नरत रहती है। इतना ही, पाठशाला में प्रत्येक कक्षा में कुछ विशिष्ट समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों में छात्र प्रत्यक्ष सहभागी होते थे और छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार समितियां दी जाती थी। यह समितियां वर्ष भर में विभिन्न उपक्रमों का आयोजन अपनी कक्षा और पाठशाला के अंतर्गत करती थी, जिनमें छात्रों को प्रत्यक्ष योगदान देने का अवसर मिलता था। इन्हीं में प्रत्येक कक्षा में एक डिबेटिंग सोसाइटी होती थी, जो विभिन्न वाद विवाद और वक्तृत्व के उपक्रमों का आयोजन करती थी। इसके अलावा स्कूल में खेल का काफी अच्छा प्रबंध था, स्काउट दल था। इन सभी के माध्यम से बच्चों के शारीरिक विकास की ओर काफी व्यापक मात्रा में ध्यान देने का काम किया जाता था। प्रत्येक कक्षा में एक हिंदी समिति थी, जो आदर्श नाम की हस्तलिखित पत्रिका निकाली जाती थी। बच्चन जी का हस्ताक्षर और लिखावट अत्यंत साफ सुथरी होने के कारण इस पत्रिका के लेखन का कार्य बच्चन जी को दिया जाता था। इसी लेखन कार्य के कारण जाने अनजाने में उनके मौलिक लेखन की तैयारी हुई है। बच्चन जी इसे भी स्वीकार करते हैं। इसका मतलब आदर्श इस हस्तलिखित पत्रिका के लेखन के दौरान विभिन्न कविताएं, लेख आदि पढ़ने का मौका बच्चन जी को मिलता था और इन्हीं से उनके आगे लेखक बनने या मौलिक रूप से लेखन करने की तैयारी जो है वह शुरू हुई है। इसी दौरान 7वीं कक्षा में बच्चन जी ने अपनी पहली कविता लिखी थी। एक अपने प्रिय अध्यापक के विदा अभिनंदन के अवसर पर, उनकी विदाई के अवसर पर उन्होंने ये अपनी पहली कविता लिखी है। इसके बाद 10वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने अपनी एक पूरी कॉपी भर डाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कुछ मित्रों ने वह कॉपी पढ़ी, जिसके कारण बच्चन जी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने वह कविता की कॉपी फाड़ डाली थी और दोबारा कविताएं न लिखने का निर्णय लिया था। इस प्रकार बच्चन जी ने अपने कायस्थ पाठशाला के योगदान को अत्यंत ईमानदारी के साथ व्यक्त किया है। इसके बाद बच्चन जी के शिक्षा के बारे में कुछ प्रसंग दिए गए हैं। बच्चन जी अपने स्कूली जीवन में उतने अधिक तेज नहीं थे। उन्होंने ये माना है कि जीवन में प्रथम श्रेणी वाले छात्रों से अधिक बुद्धिमान या अधिक बुद्धिप्रवण द्वितीय श्रेणी वाले छात्र होते हैं, क्योंकि बच्चन जी का यह तत्वज्ञान या फिलॉसफी रही है कि प्रथम श्रेणी वाले छात्र केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित रहते हैं। वे प्रत्यक्ष व्यवहार का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी वाले छात्र होते हैं वे बौद्धिक ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। इस कारण वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। बच्चन जी 1924 में मैट्रिक परीक्षा में बैठे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे फेल हुए थे। फेल होने का कारण वे कमजोर छात्र थे ऐसा नहीं है। इसका कारण ये था कि इन्हीं दिनों उनके हाथ में एक अत्यंत आकर्षक किताब लग गई थी, जिसे पढ़ने में वे व्यस्त रहे। अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि इस परीक्षा में बच्चन जी फेल हो गए थे। 1925 में फिर उन्होंने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद इंटर के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इस समय उन्होंने लॉजिक, गणित और इतिहास ये विषय लिए थे, किंतु जब उन्होंने इंटर का प्रवेश लिया उस समय उनके छोटे भाई शालिग्राम भी उनके साथ इंटर में थे। अब दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाना उनके पिताजी के लिए संभव नहीं था, इसलिए पिताजी ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि वे केवल खाने और कपड़े का प्रबंध करेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा उन्हें खुद चलाना है।
इसी कारण बच्चन जी ने ट्यूशन लेना शुरू किया और ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाते थे। फिर इंटर में पास हो गए। इंटर में पास हो जाने के बाद उनके पिताजी की ये इच्छा थी कि बच्चन जी नौकरी करें, क्योंकि उनके पिताजी जिस पायनियर कंपनी में काम करते थे वहां से वे रिटायर होने वाले थे। अब उनकी चिंता ये थी कि उनकी रिटायरमेंट के बाद परिवार का खर्चा किस प्रकार चलेगा, इसलिए वे चाहते थे कि बच्चन जी उनके स्थान पर पायोनियर कंपनी में नौकरी करें ताकि परिवार का खर्चा चलाते रहें। लेकिन बच्चन जी के मन में कुछ और ही था। बच्चन जी आगे पढ़ना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने घर से भागने का निर्णय कर लिया। जब ये बात पिताजी को पता चली तब पिताजी ने उनके पैरों में बेड़ी डालने का निर्णय लिया, अर्थात उनका विवाह करवाने का निर्णय लिया। पिताजी और परिवार वालों के आग्रह के कारण उनका विवाह पत्नी श्यामा जी के साथ हो गया। बच्चन जी ने श्यामा जी को अपने मन की बात बताई। श्यामा जी ने भी बच्चन जी का ही सहयोग दिया और उन्हें अपने पास से पैसे देकर आगे प्रवेश लेने के लिए कह दिया। बच्चन जी घर से भाग गए और उन्होंने 1927 में श्यामा जी द्वारा दिए पैसों से ही विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी विषय लिया, हिंदी और फिलॉसफी ऐच्छिक विषय ले लिए। बाद में पिताजी ने स्वीकार किया, घर आए, लेकिन घर से कॉलेज काफी दूर था। यातायात के साधन जरूर थे, लेकिन उसके लिए किराया देना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया। समय की बर्बादी न हो इसलिए चलते हुए पढ़ने की आदत डाल ली। सुबह शाम 2 ट्यूशंस लेते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाया सके। लगभग 4 बजे उठ जाते थे, 4 से रात के 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। मतलब 4 बजे उठते, पैदल चलकर जाते, सुबह एक ट्यूशन लेते, फिर कॉलेज के बाद फिर एक ट्यूशन लेते, फिर पैदल चलकर घर आ जाते, फिर पढ़ाई करते। इस तरह से पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में 4 घंटे सोते थे, बाद में तो केवल 2 घंटे सोने लगे और इतना मन लगाकर पढ़ाई की कि 1929 में बीए की जो परीक्षा हुई उसमें वे संपूर्ण विश्वविद्यालय में तीसरे आए थे। उनके इस सफलता के कारण या उनके इस यश के कारण उनके पिताजी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आगे एमए करने की इच्छा व्यक्त की। बच्चन जी कहते हैं कि अब उन्होंने अपने जीवन में पिताजी की एकमेव वही बात मानी कि उन्होंने एमए में प्रवेश ले लिया, अन्यथा हर समय उन्होंने अपने पिताजी की बात का विरोध किया है। लेकिन जब उन्होंने एमए में प्रवेश लिया उसके बाद राजनीतिक आंदोलनों में सहभाग लेने लगे। इसी समय एक खद्दर प्रचारक टीम में वे सहभागी हुए जो गांव-गांव जाकर खादी या खद्दर का प्रचार करती थी। उनके इस कार्य को पंडित नेहरू ने जब देखा तो उन्होंने उसकी काफी अच्छी प्रशंसा भी की थी। इसी दौरान वे आर्य कुमार सभा के सदस्य भी बन गए, सामाजिक कार्य भी करने लगे हैं। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आगे जाकर वे एमए की परीक्षा में फेल हुए हैं। 1 साल बाद फिर से उन्होंने एमए की परीक्षा दी। एमए करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाकर उन्होंने W.B. Yeats की कविताओं पर अनुसंधान कार्य करके PhD की उपाधि प्राप्त की है। इस प्रकार बच्चन जी की शिक्षा अनेक उतार चढ़ाव से भरी रही है। मैट्रिक में फेल हुए, बीए में संपूर्ण विश्वविद्यालय में तृतीय आए, तो फिर एमए फर्स्ट में जाकर फेल हुए, फिर एमए में पास हुए, फिर कैम्ब्रिज जाकर उन्होंने पढ़ाई की, विश्व अनुसंधान कार्य करके PhD की उपाधि प्राप्त की है। इस प्रकार से काफी उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। अब उनकी साहित्य लेखन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे हमने देखा कि बच्चन जी ने अपनी पहली कविता 7वीं कक्षा में अपने एक अध्यापक के विदा अभिनंदन समारोह के अवसर पर लिखी थी। 10वीं कक्षा तक एक पूरी कॉपी लिख डाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने वह फाड़कर फेंक दी थी। बच्चन जी की पहली प्रकाशित कविता रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्रॉसपाइस इस कविता की पैरोडी अर्थात नकल है। यह नकल जैन हॉस्टल के मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। यह उनकी पहली प्रकाशित कविता है। यह कविता उन्होंने आर्य कुमार सभा में भी सुनाई थी, जहां पर उन्हें काफी प्रसिद्धि या वाहवाही प्राप्त हुई थी।
इस अवसर पर बच्चन जी ने प्रसिद्धि का या वाहवाही का नशा पहली बार महसूस किया था, जो नशा उन्हें जीवन भर काफी व्यापक मात्रा में मिला है। इसके बाद बच्चन जी ने कुछ लेख भी लिखे हैं। उनका पहला प्रकाशित लेख हेकेल की द रिडल ऑफ यूनिवर्स, इस किताब पर लिखा गया एक लेख है जो विज्ञान नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसी समय संपादक सत्य प्रकाश जी से उनकी मुलाकात हुई। इसमें उनकी आर्य कुमार सभा के अंतर्गत अनेक लोगों से पहचान हुई। इस आर्य कुमार सभा में भी वे अपना सक्रिय योगदान देने लगे हैं। इसी दरमियान वे आजादी के आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से सहभागी होने लगे हैं, जुलूस निकालने लगे, जुलूसों में गाने के लिए अनेक प्रकार के राष्ट्रीय गीत लिखने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय गीत लिखा है, सब जाए तो जाए पर हिंद आजादी पाए, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इतना प्रसिद्ध हुआ था कि अनेक शहरों में, अनेक जुलूसों में, अंग्रेजों के खिलाफ जो जुलूस निकाले जाते थे, इन जुलूसों में ये गीत गाया जाता था। मतलब एक प्रकार से देशभक्ति परक गीत या एक प्रकार से घोषणा गीत के रूप में उसका गायन होता था। इसके बाद 1930 में जब वे एमए फर्स्ट में थे, एमए भाग 1 में थे, उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इस कहानी प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किंतु अगले साल फेल हो जाने के कारण वे विश्वविद्यालय के नियमित छात्र नहीं थे, जिसके कारण उनकी कहानी का समावेश 1931 में कहानी प्रतियोगिता में नहीं हो पाया। उनकी यही उदय की आंखें नाम की कहानी थी, जो बाद में प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद लगातार 4 सालों तक बच्चन जी कहानियों का लेखन करते रहे हैं। इस दौरान कवि और कहानीकार के बीच का एक संघर्ष भी उनके मन में चलता रहा है। इसी दौरान उन्होंने अपनी एक कहानियों का संग्रह प्रकाशित करने का मन बना लिया। इसी हेतु उन्होंने अपनी कुछ कहानियां हिंदुस्तानी अकादमी के पास भेजी, लेकिन हिंदुस्तानी अकादमी ने उन्हें छापने से मना कर दिया और कहानियां वापस भेज दी। इस बात से बच्चन जी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने सभी कहानियां फाड़कर फेंक दी और दोबारा कहानियां न लिखने का निर्णय ले लिया। इससे उनके मन में जो कवि और कहानीकार का एक संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष समाप्त हुआ और बच्चन जी ने कवि बनने का निर्णय कर लिया। इसके बाद अनेक कविताएं लिखते चले गए, जिनका पहला संग्रह 1932 में 13 हार नाम से प्रकाशित हुआ। इस काव्य संकलन के प्रकाशन के संबंध में एक प्रसंग बच्चन जी ने दिया है। बच्चन जी इस 13 हार की लगभग 250 प्रतियों का एक बंडल अपने कंधे पर लेकर अपने घर आ रहे थे। रास्ते में उनके मित्र के एक चाचा, उनके एक मित्र के चाचा से मुलाकात हुई, जिनका नाम शिवली जी है। बच्चन जी ने अपने साहित्य के बारे में उन्हें बताया, अपने पहले काव्य संग्रह के बारे में बताया। इतना ही नहीं, एक प्रति निकालकर उन्हें भेंट देने की कोशिश की, लेकिन शिवली जी ने उनकी पहली किताब मुफ्त में लेने से मना कर दिया और अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर बच्चन जी को दे दिया। इसके पीछे उनका कहना था कि ये तुम्हारी पहली किताब है और ये पहली बोहनी दिन भर की बिक्री का निर्णय करती है, इसलिए पहली बोहनी अच्छी होनी आवश्यक है। इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने बच्चन जी को यह आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारी किताबें लाखों में मिले, लाखों में बिके। शायद उस समय उनकी जिबा पर स्वयं माँ सरस्वती आकर बैठी थी, क्योंकि आगे जाकर बच्चन जी की किताबें सच में लाखों में बिकी है। इसके बाद दिसंबर 1933 में बच्चन जी ने सरस्वती पत्रिका में मधुशाला की 10 रुबाइयां प्रकाशित की, जो काफी लोकप्रिय रही। इसी लोकप्रियता से उन्हें स्फूर्ति मिली और उन्होंने मधुशाला का प्रकाशन किया। मधुशाला के प्रकाशन के बाद बच्चन जी को व्यापक मात्रा में लोकप्रियता मिली है। इतनी लोकप्रियता मिली कि हर जगह उसी का पाठ होने लगे हैं। इतना ही नहीं, काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में जो शिवाजी हॉल है, वहां पर इसी मधुशाला का एक सार्वजनिक पाठ आयोजन किया गया था। इस पाठ सुनने के लिए इतनी व्यापक मात्रा में भीड़ आई थी कि उस पर नियंत्रण लाने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। इसी संबंध में उनके मित्र राजनाथ पांडे जी ने बच्चन जी से कहा था कि अगर आज भारतेंदु जी होते
तो तुम्हें अशुद्धियों का तोहफा देते। इस मधुशाला से बच्चन जी को अत्यंत व्यापक मात्रा में लोकप्रियता मिली है और बच्चन जी हिंदी साहित्य में एक सुप्रसिद्ध कवि के रूप में सुविख्यात बन गए हैं। इसके बाद मधुबाला, मधु कलश आदि काव्य संकलन अवश्य आए, लेकिन जितनी प्रसिद्धि, जितनी लोकप्रियता मधुशाला को मिली है उतनी बाद में उनके किसी भी दूसरे काव्य संकलन को प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार से बच्चन जी की साहित्य लेखन प्रक्रिया है। अब बच्चन जी की गांधी जी के पास एक शिकायत की थी, उसका भी एक प्रसंग उन्होंने अत्यंत ईमानदारी के साथ दिया है। मधुशाला की प्रसिद्धि के कारण उनके कुछ विरोधक भी निर्माण हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिलती है तो समाज में उसके कुछ विरोधक भी निर्माण होते हैं। बच्चन जी के साथ भी यही हुआ। उस समय इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन या वार्षिकोत्सव हो रहा था, जिसके सभापति स्वयं गांधी जी थे। इसी सम्मेलन में बच्चन जी भी अपनी कविताओं का पाठ करने वाले थे। तब किसी ने गांधी जी से ये शिकायत कर दी कि बच्चन जी शराब को बढ़ावा देने वाले कवि हैं, मदिरा का गुणगान करने वाले कवि हैं। जब ये शिकायत गांधी जी के पास आई तो गांधी जी सोच में पड़ गए, क्योंकि अगले दिन बच्चन जी स्वयं उनके ही सभापतित्व में अपनी कविताओं का पाठ करने वाले हैं। और सचमुच अगर वे शराब को बढ़ावा देने वाले कवि हैं और गांधी जी स्वयं तो शराब के विरोधी थे, तो ऐसी परिस्थिति में उनके मूल्य, उनके तत्व, इनकी अवहेलना हो जाएगी। यही सोचकर रात को गांधी जी ने रात के 11:55 पर बच्चन जी को मिलने बुलाया। बच्चन जी उनसे मिलने गए। तब गांधी जी ने उन पर लगाए गए आरोप के बारे में बच्चन जी को बताया। बच्चन जी ने अपनी सफाई देने के बजाय अपनी कुछ रुबाइयां गांधी जी को सुनाई। लगभग 10-12 रुबाइयां उन्होंने गांधी जी को सुनाई, जिसमें से 2 रुबाइयां यहाँ पर दी गई है। एक है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं, असमंजस में है वह भोला भाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं, असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। अलग अलग राह बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। अब इस रुबाई में ऊपर से हमें मधुशाला, मदिरालय, इनका इस प्रकार के शब्द अवश्य आए हैं, लेकिन इसके माध्यम से बच्चन जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन किया है। दूसरी रुबाई है, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल करती मधुशाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल करती मधुशाला। अब इस रुबाई का अर्थ भी देखिए तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया गया है, क्योंकि बच्चन जी ने यह स्पष्ट कहा है कि मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते हैं, भेद निर्माण करते हैं, क्योंकि मंदिर में हिंदू जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, तो मंदिर मस्जिद भेदभाव निर्माण करने का काम करते हैं, लेकिन मधुशाला एकता का निर्माण करती है, क्योंकि मधुशाला में हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ जाते हैं। उनका प्याला एक होता है, उनका बैठने का स्थान एक होता है, उनका मदिरा एक होती है, तो एकता का निर्माण होती है। इस प्रकार से बच्चन जी ने अनेक ऐसी रुबाइयां गांधी जी को सुनाई जिससे गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए, जिनमें ऊपर से शराब का वर्णन अवश्य लगता है, लेकिन अंदर से काफी व्यापक संदेश दिए गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने उन पर लगाए गए सारे आरोप खारिज कर दिए, जिससे बच्चन जी अगले दिन प्रत्यक्ष सम्मेलन में अपनी कविताएं सुना सके और वहां भी बच्चन जी को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। लोगों ने तालियों से सारा भवन अपने सिर पर उठा लिया। लेकिन बच्चन जी बताते कि जब भी मैं इस प्रकार की कविता के पाठ करता हूँ तो बहुत उदास हो जाता हूँ, क्योंकि कविता से मेरी पुरानी यादें, पुरानी भावनाएं जाग जाती हैं। तो बच्चन जी को मधुशाला से बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली है, लेकिन उन पर जो आरोप लगाया गया था वह भी खारिज हुआ है। अंत में बच्चन जी ने अपने
जीवन को लेकर एक संदेश देने का प्रयत्न किया है। मधुशाला को बहुत अधिक प्रसिद्धि अवश्य मिली, लेकिन अनेक लोगों ने यह किताब खरीदी, अनेक लोगों ने, लाखों लोगों ने पढ़ी, सुनी, सुनाई। यहाँ अनेक स्थानों पर इसके कवि सम्मेलन हुए, सार्वजनिक पाठ हुए, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इन सबको बच्चन जी अत्यंत शुद्ध हृदय से स्वीकार करते हैं। मतलब ना तो वे बहुत अधिक प्रसिद्धि के कारण उन्मत्त होते हैं या बहुत अधिक स्तुति के कारण बहुत अधिक गर्व का महसूस करते हैं, ना ही विरोध के कारण वे दुखी होते हैं, बल्कि इन सबको वे सरस्वती माता का वरदान मानकर अपना सौभाग्य समझते हैं, अपना भाग्य मानते हैं। इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि हमें किसी के विरोध पर मुंह नहीं फुलाना है और किसी की प्रशंसा पर बहुत अधिक गर्व भी महसूस नहीं करना है, बल्कि अपने कर्म को आगे करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यही बात अंत में उन्होंने कविता की पंक्तियों के माध्यम से कही है, जिसमें उन्होंने जीवन का संदेश दिया है। कविता की पंक्तियां है, करे कोई निंदा दिन रात सुयश का पीटे कोई ढोल, करे कोई निंदा दिन रात सुयश का पीटे कोई ढोल, किए कानों को बंद रही बुलबुल डालों पर डोल, सुरा पी मधु पी कर मधुपान। इसका तात्पर्य है कि चाहे जीवन में कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारी स्तुति करे, हमें जीवन में उन्मत्त नहीं होना है। जीवन में हमें कभी भी बहुत अधिक गर्व या कभी भी बहुत अधिक दुख महसूस नहीं करना है, बल्कि अपने कानों को बंद करते हुए अपना काम करते जाना है। जिस प्रकार से डालों पर बैठकर कोयल, बुलबुल अपने कान बंद करते हुए अपना गायन करती जाती है, वह किसी निंदा या वह किसी की प्रसिद्धि या स्तुति या किसी की निंदा की अपेक्षा नहीं करती, वैसे ही हमें जीवन में किसी की निंदा या किसी की स्तुति की अपेक्षा न करते हुए अपने कर्मों को बढ़ते जाना है। इस प्रकार इस आत्मकथांश में बच्चन जी की पाठशाला का योगदान, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनका साहित्य लेखन प्रक्रिया और उन पर लगाया गया आरोप तथा उन्होंने दिया हुआ संदेश, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चन जी के यह आत्मकथांश या यह आत्मकथा जीवन में अत्यंत लोकप्रिय रही है, क्योंकि सामान्य बोलचाल की शैली का प्रयोग उन्होंने किया है। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार काव्य की पंक्तियों का भी वे अत्यंत मार्मिक रूप से प्रयोग करते हैं। यही सब कारण है कि उनकी यह आत्मकथा अत्यंत मार्मिक और प्रभावी रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चन जी ने अपने जीवन के प्रसंगों का अत्यंत मार्मिक अंकन किया है, यथावत अंकन किया है, और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अंकन किया है, जिसके कारण ही यह आत्मकथा आगे जाकर बहुत अधिक लोकप्रिय रही है। इस प्रकार से बच्चन जी की यह आत्मकथा है। धन्यवाद।